आज हम लोग कॉस्ट करेंगे, तो कॉस्ट का मैं कुछ एक चीज पूछ रहा हूँ। आप लोग मुझे इसका जो है आंसर बताइएगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। कॉस्ट, लागत। ये चैप्टर का नाम है लागत। ठीक है। ये जो मेरे पास पेन है, इसको मैंने 2500 रुपये में खरीदा था। पर इतना महंगा तो नहीं होगा, ये है स्मार्ट बोर्ड का पेन है, तो 2500 2200 के आसपास। चलिए, ये पेन मैंने 2500 रुपये का खरीदा था। अब मुझे बताइए, इस पेन के जो 2500 रुपये है वो क्या है? इसकी मार्केट प्राइस है, ठीक है ना, या इसकी कॉस्ट है? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। ये जो पेन मैंने 2500 रुपये में खरीदा है, वो इसकी मार्केट प्राइस है या इसका कॉस्ट है? जल्दी फटाफट बताइए। उत्कर्षा जी बताइए, सोनू जी, सविता जी। जो मैंने ये पेन खरीदा है, उसकी क्या है, मार्केट प्राइस है या कॉस्ट है? सर मार्केट प्राइस है। धनंजय जी कॉस्ट है। देखिए, हम लोग भी यही सोचते थे जब तक हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। जब तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, तो हम लोग भी इसको क्या बोलते थे कि भैया ये इसका कॉस्ट कितने का है। दुकान पे जाके हम यही बोलते थे कि भैया इसका कॉस्ट कितने का है। लेकिन कॉस्ट बोलना एक बहुत ही गलत बात। कॉस्ट नहीं बोलना चाहिए हमें। कभी हम किसी दुकान में कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया इसकी कॉस्ट कितनी है। बिल्कुल नहीं, कॉस्ट नहीं होता है, वो उसकी मार्केट प्राइस है। बोलना भैया इसकी प्राइस कितने में बेच रहे हैं आप, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट का मतलब होता क्या है? कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है। अब बताइए, इसको मैंने 2500 में खरीदा है, तो 2500 में वो देगा? कभी नहीं देगा। 2500 में वो कभी नहीं देगा। सॉरी, ये मैंने 2500 में खरीदा है, तो इसकी मार्केट प्राइस है। बनाने का खर्चा मान लीजिए 1500 में है, तो इसका 1500 रुपये जो है वो कॉस्ट है। तो कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बनाने का जो खर्चा है वो कॉस्ट है। कॉस्ट इसकी 1500 रुपये है, बेचता 2500 रुपये है। तो मार्केट प्राइस इसकी 2500 रुपये है, कॉस्ट कितना है? 1500 रुपये। तो कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बनाने पे जो खर्चा होता है वो हमारा कॉस्ट होता है। किसी चीज को बनाने पे जो खर्चा होता है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा कॉस्ट होगा। किसी चीज को बनाने पे जो खर्च होगा वो हमारा कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट का मतलब क्या, देखिए सर हिंदी में लिखिएगा, ठीक है। कॉस्ट मतलब लागत। लागत का मतलब होता है किसी चीज को बनाने में जो खर्चा आया है वो उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू, रेफर्स एक ही रहा है, रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन प्रोडक्शन ऑफ द इनपुट। यानी किसी वस्तु के उत्पादन पर किया गया व्यय जो होगा उसकी लागत कहलाता है। किसी वस्तु के उत्पादन पर, किसी चीज को बनाने में जो खर्चा आया है वो कॉस्ट है। उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हम मार्केट में बेचते हैं, ठीक है ना। किसी चीज को बनाने में मान लीजिए 10 रुपए लगा, तो मार्केट प्राइस उसकी 10 नहीं होगी। 10 रुपए उसको बनाने का खर्चा लगा है, 10 रुपए उसका कॉस्ट है। उसमें से 2 4 5 रुपए प्रॉफिट जोड़ लेगा तो 15 रुपए में बेचेगा, तो 15 रुपए उसकी क्या हो जाएगी? मार्केट प्राइस होगी। तो कॉस्ट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के उत्पादन पर किया गया व्यय जो होगा उसका कॉस्ट होगा। किसी वस्तु के उत्पादन पर किया गया व्यय उसकी लागत होगी। किसी वस्तु के किसी वस्तु के उत्पादन पर किया गया व्यय जो होगा, खर्चा, वो लागत होगी। व्यय लागत कहलाती है। लागत कहलाती है। तो किसी वस्तु के उत्पादन पर किया गया व्यय जो होगी वो हमारी क्या होगी? लागत होगी। किसी वस्तु के उत्पादन पर किया गया व्यय क्या हो जाएगा? लागत। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पढ़ाने में मुझे मान लीजिए 50,000 रुपये का खर्चा है पूरे बैच पे, तो वो मेरी लागत है। और मैं आप लोगों से 5 लाख रुपए फीस ले रहा हूं मान लीजिए, तो वो मेरा क्या है?
सेलिंग कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, फीस है मेरी, ठीक है ना। तो कॉस्ट का मतलब होगा किसी चीज को बनाने पे किया गया खर्च, ठीक है। अब देखिए जो 50,000 रुपये खर्च हो रहे हैं वो लाइटिंग का है, एसी वगैरह का है, जो पीडीएफ वगैरह जो बनाते हैं उनका सैलरी वगैरह, ये सब तो मनी के टर्म में खर्च कर रहा हूँ। लेकिन आपको मैं ये जो 1 घंटे खड़े होकर पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, लाइटिंग जो है यहाँ पे, लाइटिंग से मेरी आंखों में थोड़ी सी जो वीकनेस होगी, दुख कष्ट परेशानियां जो होती है, उसको भी तो कॉस्ट मानेंगे। एक छोटा बच्चा है आपके घर में, मान लीजिए उसके स्कूल की फीस है 2,000 रुपये, ट्यूशन फीस है 1,000 रुपये, खाने पीने का खर्चा लगता है 5,000 रुपये, तो मोटा मोटी मान लेते हैं 8,000 के आसपास उस बच्चे को पालने में आपका खर्चा लग रहा है। तो वो आपका तो मनी कॉस्ट है, मनी में खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब वो छोटा बच्चा होगा तो सोचिए रात में उठ जाता होगा, है ना, सुसु पॉटी कर देता होगा, तो आप लोग उठते होंगे, उसको सुलाते होंगे, या मम्मी लेडीज वगैरह जो होती है, तो वो भी तो कॉस्ट होगा। लेकिन उस कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो कॉस्ट क्या है, मनी के टर्म में नहीं होता। लेकिन वो तो है तो सही। आपको पढ़ाने में मुझे रॉ मटेरियल जो लग रहा है वो सब मेरा मनी के टर्म में जा रहा है, बिजली बिल लग रहा है वो मनी के टर्म में जा रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत खड़े होकर 3-4 घंटे पढ़ाता हूँ तो मुझे कष्ट, मेरे पैरों में दर्द होता है, ज़्यादा बोलने से थोड़े से गले में भी दर्द होता है। अगर ज़्यादा आप पढ़ा रहे हैं तो 15-20 घंटे पढ़ाते हैं, 15 घंटे तो पढ़ाते हैं। तो ये कॉस्ट जो है आपका रियल कॉस्ट है, यानी जिसको मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट जो होता है एक तो मनी के टर्म में होता है, तो जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वो मनी के टर्म में कॉस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ाने में, बनाने में जो खर्चा लगता है वो हमारा कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट फंक्शन। देखिए कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है जो हम खर्चा किसी चीज को बनाने में लगा रहे हैं और जो बन के आ रहा है, उनके बीच के रिलेशन को कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, यानी इसे बोलते हैं लागत फलन। लागत फलन, लागत फलन, लागत फलन का मतलब होता है किसी वस्तु के उत्पादन पर, चलिए, a cost function studies the functional relationship between cost and output। लागत तथा उत्पादन, जो लगाया है और जो बना है, उत्पादन के बीच पाए जाने वाले, पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को हम लागत फलन कहते हैं। फलनात्मक संबंध को लागत फलन कहते हैं। संबंध को लागत फलन कहते हैं, फलन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो कुछ वो साधन हमारे खुद के होते हैं और कुछ साधन हम बाहर से मंगवाते हैं। तो एक होता है स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत वो लागत होता है जो किसी चीज को बनाने में हमें बाहर वाले को पेमेंट कर देना पड़ता है। बताता हूं मैं कैसे। स्पष्ट लागत, चलिए मैं जहां मैं पढ़ा रहा हूं ये एक इंस्टीट्यूट मैंने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है ना, और इसको मेरे ख्याल से ये जो होगा 1,800 स्क्वायर फीट में है, ठीक है। 2,000 को मान लेते हैं, 1,800 2,000 स्क्वायर फीट में इसका रेंट जो जाता है वो 50,000 रुपये रेंट जाता है। 50,000 रुपये रेंट जाता है, तो इसका रेंट हमें बाहर वाले को देना पड़ता है क्योंकि ये मेरा खुद का नहीं है। अगर खुद का होता तो वो होता अस्पष्ट लागत, क्योंकि इसका हम पेमेंट बाहर वाले को कर देते हैं, इसको बोलते हैं अस्पष्ट लागत। ये नहीं समझ में आ गया होगा। स्पष्ट लागत वह लागत होगी जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान हमें किसी दूसरे को पे कर देना पड़ता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पष्ट लागत हो जाएगा। सोनी जी गुड इवनिंग, ठीक है। स्पष्ट लागत क्या होगा, जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान हमें किसी दूसरे व्यक्ति को पे करना पड़ता है, वो हमारा स्पष्ट लागत होगा। क्या लिखेंगे, वह लागत, वह लागत
वह वह लागत वह लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वह लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एक्चुअल पेमेंट मेड फॉर्म फॉर परचेजिंग, वह लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक को आगत आगत मतलब होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं। आगत या साधनों, वह लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक को आगत या साधनों को क्रय करने के लिए, क्रय आगतों को खरीदने का रहता हूं, खरीदने के लिए दूसरे को भुगतान करना पड़ता है, दूसरे को भुगतान करना पड़ता है। यानी कोई कच्चा माल आप बाहर से मंगा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, स्पष्ट लागत करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए हमें किसी दूसरे को भुगतान नहीं करना पड़ेगा, वो हमारा क्या होगा, अस्पष्ट लागत पड़ता है। सर एग्जांपल बता दीजिए। देखिए एक और है, वो है अस्पष्ट लागत। अस्पष्ट लागत जिसका हमें भुगतान बाहर वाले को नहीं करना पड़ता है। सर एक एग्जांपल बताइए, मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ाता हूँ, दूसरे को नहीं देना पड़ता है सैलरी या तो फीस नहीं देनी पड़ती, तो मेरी क्या है, अस्पष्ट लागत है। अपने बच्चे को किसी दूसरे टीचर के पास भेजता हूँ पढ़ने के लिए, तो क्या होगा, वो हमारा अस्पष्ट लागत है। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट में टीचर मैं खुद हूँ, तो अस्पष्ट लागत है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और किसी दूसरे टीचर को रखता हूँ तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत हो जाएगी। मेरा खुद का घर है, उसी में इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, रेंट नहीं देना पड़ता है, अस्पष्ट लागत। रेंट देना पड़ेगा, स्पष्ट लागत। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे। किराया है ना, किराया, कच्चे माल की खरीद, कच्चे माल की खरीद पर व्यय, खरीद पर व्यय, ठीक है ना। मजदूर की मजदूरी, मजदूरी हो गया, तो ये सब क्या है, हमारा स्पष्ट लागत, हमें किसी बाहर वाले को देना पड़ेगा। तो अस्पष्ट लागत क्या होगा, जिसे हमें बाहर वाले को देने की जरूरत नहीं है। देखिए लिखा हुआ इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड को इंग्लिश में बोलते हैं खुद, खुद की, इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ। यानी कोई चीज कोई प्रोड्यूसर बना रहा है तो उसका खुद का जो साधन के पे लागत जो होगी, खुद के साधन जो है वो स्पष्ट क्या होगी, हमारी अस्पष्ट लागत, जिससे दूसरे को भुगतान नहीं करना पड़ता है। सर एक एग्जांपल बताइए। मैं पटना में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा हूँ, बेगूसराय में इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसमें लगेंगे मेरे 20 लाख रुपए। कितने लगेंगे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आवाज कर देख लेता हूँ। बड़े कई लोग बोलते हैं सर वॉइस नहीं आती है आपकी। ठीक है, तो 20,000 रुपए, सॉरी 20 लाख रुपए मुझे लगेंगे उसको चला, इंस्टीट्यूट को खोलने में। अब सोचिए अगर मेरे पास खुद के पैसे होते तो मैं अपना खोल लेता, किसी को ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को ब्याज ब्याज पे। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे ब्याज देना पड़ेगा ना, तो जो मैं ब्याज दे रहा हूं वो क्या है, हमारा स्पष्ट लागत है। जो मेरा खुद का पैसा है, किसी को ब्याज व्याज नहीं देना, खुद के पैसे से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो हमारा अस्पष्ट लागत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वह लागत
लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, जो उत्पादक वह लागत जो उत्पादक के स्वयं के साधनों की लागत होती है, स्वयं के साधन होते हैं। वह लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान स्वयं के साधनों, वह लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक के स्वयं के साधनों, उत्पादक के स्वयं के साधनों की लागत, वह लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के उत्पादक के स्वयं के साधनों की होती है, अर्थात थोड़ा सा सेंटेंस नहीं बन पा रहा तो आप समझ जाइए, किसी को दूसरे को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अर्थात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, आप सेंटेंस बना लीजिएगा, उत्पादन प्रक्रिया, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक को किसी दूसरे को भुगतान नहीं करना पड़ता है, किसी दूसरे को भुगतान नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। ये हमारी क्या होगी? ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। सर समझ आया? जैसे एग्जांपल बता दीजिए, स्वयं की पूंजी, और बताइए, है ना, स्वयं या ऐसे मान लीजिए खुद के घर का किराया, खुद के फैक्ट्री का किराया हो गया। ये सब हो गया हमारा अस्पष्ट लागत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए फटाफट। वकील जी, अर्चना जी, धनंजय जी, मुकेश जी, बताइए यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है? सर बड़ा कर देते तो सही रहता। लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, ज्यादा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी फैक्ट्री में जो होता है या कहीं भी खर्चे जो होते हैं ना, खर्चे जो होते हैं, अच्छा जी, नो सर। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी भी फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं वो बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से खर्चे होंगे। ये है मेरा इंस्टीट्यूट, थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, ठीक। ये है मान लीजिए IOC सुपर 50। इस इंस्टीट्यूट में दो खर्चे हैं। एक तो खर्चा वो है जैसे रेंट हो गया, है ना, मेड आती है काम करने के लिए, उसका खर्चा हो गया, ठीक है। एक परमानेंट स्टाफ है
परमानेंट स्टाफ रखा हुआ है हमने, जो बेचारे यहीं रहते हैं, इंस्टीट्यूट का देख रेख करते हैं। और एक वो खर्चे हैं जैसे पानी का वाटर हो गया, आपका स्टडी मटेरियल हो गया, बुक्स वगैरह मेरी है वो स्टडी मटेरियल हो गया। और बताइए, वाटर हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, ठीक है ना। और बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए मार्कर हो गया, ये सब खर्चे। तो आप ये देख रहे होंगे इसमें दो खर्चे हैं, एक तो वो खर्चे हैं चाहे इंस्टीट्यूट बंद रहेगा तो भी होगा, और एक वो खर्चे हैं जब जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उस हिसाब से। वाटर, स्टडी मटेरियल, मार्कर, ये सब तो मार्कर नहीं, मार्कर हटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा वरना। स्टडी मटेरियल जो नोट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वो खर्चे हैं जो एक जो फिक्स होना है, लगेगा ही लगेगा, जिसे बोलेंगे फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत, स्थिर लागत। और एक वो खर्चे हैं जो परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे बोलते हैं परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील लागत, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोलेंगे सर इसको? इसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, इसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। इसको ढंग से लिखिए, ठीक। परिवर्तनशील लागत, आज ये अपनी मनमानी कर रहा है, बार बार अपने आप लिखा जा रहा है। परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत, लागत, वेरिएबल कॉस्ट। तो किसी भी फैक्ट्री में दो ही खर्चे होंगे, एक फिक्स कॉस्ट होगा, एक वेरिएबल कॉस्ट होगा, यही होता है। और अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, टीचर की सैलरी वगैरह हो गया, हाँ, तो इसमें इन लोगों को अगर हम ऐड कर दे, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे, तो मेरे इंस्टीट्यूट का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो किसी भी फैक्ट्री, इंस्टीट्यूट या एंटरप्रेन्योरशिप का या उद्यम का टोटल कॉस्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट निकालना है तो हम करेंगे पहले फिक्स, सॉरी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। क्लियर है? किसी भी कंपनी के खर्चे को अगर हमें ऐड करना, मतलब निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो उस कंपनी के फिक्स कॉस्ट को और उस कंपनी के वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप बातें हम इन दोनों को थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन से खर्चे होंगे? चाहे आपका उत्पादन 0 हो या मैक्सिमम हो, उतना ही रहेगा, वो हमारा फिक्स कॉस्ट। यानी दोज कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, वह लागत जो वस्तु की प्रत्येक इकाई पर स्थिर रहती है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्थिर लागत। क्या बोलेंगे? स्थिर लागत। यानी जो, ऐसे लिख देते हैं, वस्तु की प्रत्येक इकाई के उत्पादन पर, वस्तु की, सर इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दीजिए, ठीक। क्या लिखेंगे? वस्तु की प्रत्येक इकाई के उत्पादन पर, प्रत्येक इकाई के उत्पादन पर, के उत्पादन पर वस्तु की प्रत्येक इकाई के उत्पादन पर स्थिर रहेगी, वो हमारा क्या होगा? फिक्स कॉस्ट होगा। स्थिर हो उसे हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। तो इसका डायग्राम बनाएं क्या? देखिए डायग्राम ऐसे हो, ये फिक्स कॉस्ट है, टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? कुल स्थिर लागत। इसको बोलेंगे कुल स्थिर लागत। इसका दूसरा, इसका नाम है कुल स्थिर लागत।
यहां लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा कुल स्थिर लागत, स्थिर लागत। तो कुल स्थिर लागत क्या होगा? वह लागत जो वस्तु की प्रत्येक इकाई के उत्पादन पर स्थिर रहे। जैसे यूनिट हम मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4। चाहे 0 बनाइएगा तो भी आपका मान लीजिए रेंट 10 रुपए है, चाहे 1 बनाइए तो भी 10, 2 बनाइए तो भी 10, 3 बनाइए तो भी 10, 4 बनाइए तो 10, ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। तो हम 1, 2, 3, 4 कैसे बनाएंगे? ये 10 है मान लीजिए, 0 पे भी 10, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, तो ये फिक्स कॉस्ट ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को अभी हम थोड़ा सा रुक के करेंगे, बहुत इजी फॉर्मूला है, ज्यादा टफ नहीं है। तो देखिए फिक्स कॉस्ट ये रहा, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया ही हुआ था मैंने, ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 0 इन पे, जब चाहे कितना भी हो तो फिक्स कॉस्ट कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट मान लीजिए अगर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का प्लस होता है, यानी कुल लागत जो होगी किसी भी फैक्ट्री की, कुल लागत जो होगी, कुल लागत अगर निकालना होगा आपको, कुल लागत अगर किसी भी कंपनी का निकालना है या फैक्ट्री का भी बिजनेस का निकालना है, तो क्या करेंगे? स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत, स्थिर लागत, और हम ऐड कर देंगे किसको? कुल परिवर्तनशील लागत को, कुल परिवर्तनशील लागत। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कुल लागत। और अगर आपको टीएफसी निकालना है, यहां से सोचिए, अगर आपको कुल स्थिर लागत निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट को इधर, इसको इधर ले आएंगे, टीसी माइनस टीबीसी हो जाएगा। तो कुल स्थिर लागत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कुल लागत माइनस परिवर्तनशील लागत। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? कुल स्थिर लागत हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये देख लीजिए थोड़ा सा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, तो कुल परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, इसके बारे में थोड़ा सा सोच के रखिए, मैं 1 मिनट में, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। सर एक बार फिर से टी एफ सी और टीवीसी एक्सप्लेन कर दीजिए, 1 मिनट में, 1 मिनट करता हूँ मैं आपको।
तो मुकेश जी बोल रहे थे कि सर आप स्टेट का रिजल्ट 3 को आएगा। किसने बोला मुकेश जी आपको 3 को आएगा? मुकेश जी एक नया अपडेट दे रहे हैं कि स्टेट का रिजल्ट सर 3 को आएगा। हाँ न्यूज में, अच्छा न्यूज में दिया है। अच्छा, मेरे पास भी एक न्यूज आ चुका है। 3 अक्टूबर को जारी होगा बिहार में स्टेट का रिजल्ट। बिहार में अब साल में 2 बार होगी स्टेट की परीक्षा। लीजिए, अब क्या चाहिए आपको? बिहार में स्टेट 2 बार होगा, लेकिन टीचर की वैकेंसी भी तो निकलनी चाहिए। अब साल में 2 बार होगा एसटीईटी की परीक्षा। बीएसई ईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने की घोषणा। बहुत बढ़िया है। अब स्टेट तो पढ़ाएंगे आराम से, क्या दिक्कत? इस बार नहीं तो अगली बार। जब 2 ही बार हो रहा है तो क्या दिक्कत है, लेकिन वैकेंसी भी तो आनी चाहिए हर बार। आइए, हाँ सविता जी, वकील साहब, अरविंद, नीलू जी, नेहा जी। नेहा जी पहली बार जुड़ रहे हैं क्लास में। हाँ तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत मुकेश जी पूछ रहे थे। देखिए मुकेश जी, स्थिर लागत वो लागत होती है जो चाहे उत्पादन ज्यादा हो या कम हो, आपको उतना ही रहना है। देखिए, चाहे उत्पादन आपका 0 हो या 4 हो, वो उतना ही रहेगा। वो हमारा क्या होगा? वो हमारा स्थिर लागत हो जाएगा। ठीक है ना? उत्पादन फिक्स रहे, उत्पादन जो है हमारा क्या रहे, बढ़े या कम हो, लागत फिक्स रहे, तो वो हमारा स्थिर लागत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परिवर्तनशील लागत की बात करते हैं। देखिए, परिवर्तनशील लागत वो है जो उत्पादन के साथ बढ़ता रहता है। परिवर्तनशील लागत कौन सी लागत होगी? जो उत्पादन के साथ बढ़ता रहेगा। परिवर्तनशील लागत वो लागत होगी जो उत्पादन के साथ बढ़ता रहेगा। ठीक है ना? तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपका फिक्स कॉस्ट है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सर छोटे छोटे बच्चे हैं और दिन में स्कूल में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं नेहा जी, टेंशन नहीं लेना है। कूल होके पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल शांत होके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, स्थिर लागत, स्थिर लागत या कुल स्थिर लागत जो होता है, उसके नाम है कुछ। कुल स्थिर लागत को कहा जाता है, और क्या क्या कहते हैं लोग इसको? कुल स्थिर लागत का जो नाम हो जाएगा वो है आपका पूरक लागत, सप्लीमेंट कॉस्ट, दूसरा पूरक लागत, ऊपरी लागत, ऊपरी लागत, ऊपरी, ऊपरी लागत, अप्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत हो गया, सामान्य लागत, ये सब हो जाएगा। ठीक है ना? इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं, या इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ये सब बात। ठीक है ना? तो ये हमारा हो जाएगा स्थिर लागत के 2 नाम। ठीक है ना? स्थिर लागत के 2 नाम। और भी नाम है, उसको पढ़िएगा किताब में, बुक से अगर कोई होगी आपके पास। आइए, उसके बाद है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। ये वो लागत है जो उत्पादन प्रक्रिया के साथ आपका क्या रहता है? बढ़ता रहता है। यानी वह लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के साथ बढ़ता रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? कुल परिवर्तनशील लागत। जो उत्पादन ज्यादा, 0 कर रहे हैं तो 0 लगेगा, ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा लगेगा। यानी वह लागत
जो उत्पादन प्रक्रिया के साथ जो उत्पादन प्रक्रिया के साथ वह लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के साथ बढ़ता तथा कम होता रहता है, बढ़ता तथा कम होता रहता है, कम होता रहता है, होता रहता है। सर कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो खर्चे जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहते हैं, यानी अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो लागत ज्यादा होगी, यानी टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत ज्यादा होगी। उत्पादन कम होगा तो ये कम होगी, यानी जिसका उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो, जो उत्पादन के साथ बढ़ते कम होते रहते हैं, उसे बोलते हैं टीवीसी। ठीक है, आगे आइए। ठीक है ना, इसके कुछ और भी नाम हैं कुल परिवर्तनशील लागत का, वो आपको ध्यान रखना है। इसको क्या क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको क्या क्या बोलते हैं वो देख लीजिए। इसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रत्यक्ष लागत, उल्टा हो जाएगा, प्रत्यक्ष लागत, प्रत्यक्ष लागत, डायरेक्ट कॉस्ट, मूल लागत, प्राइम कॉस्ट, ये है। ठीक है ना, प्राइम कॉस्ट और प्रत्यक्ष लागत, ये हो गया प्राइम कॉस्ट, ये डायरेक्ट। ठीक है ना, ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। अगर आप जीरो बना रहे हैं तो आपका कॉस्ट जीरो लग रहा है, और अगर एक बना रहे हैं तो 10 लग रहा है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, जीरो पे जीरो, देखिए 1 2 3 4 और 5। टीवीसी हमारा हो जाएगा, टीवीसी ये है हमारा टीवीसी, जीरो, जीरो तो जीरो ही हो गया, 10 18 24 और 28। ये ठीक है, जीरो पे जीरो, एक पे 10, दो पे 18, तो ये कुछ इस तरह से बन जाए, ये आपका टीवीसी होगा। तो स्थिर लागत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए परिवर्तनशील लागत क्या होगा, जो उत्पादन के साथ बढ़ता और कम होता रहता है। आपको पता है कि टोटल कॉस्ट निकालना था तो आप क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट को स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को ऐड कर देते थे। किसी भी उद्यम का जो कॉस्ट निकालना था इन दोनों को ऐड कर देते थे। और अगर टीएफसी निकालना होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, टीसी माइनस टीवीसी। और अगर टीवीसी निकालना है, कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत निकालना है, ये निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, टीसी में से माइनस कर देंगे टीएफ। अब मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बताइए। अर्चना जी, धनंजय जी, मुकेश जी, सोनू जी, अरविंद कुमार जी, आज नरेंद्र पांडे जी नहीं आए हैं। मिश्रा 6463@gmail, ये कौन है भाई? मिश्रा जी अलग ही नाम से आए बेचारे, इन्होंने ईमेल से, अच्छा ईमेल से आया। मुकेश जी नो सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं। तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए फिर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो क्या कीजिएगा, टोटल कॉस्ट तो आप तो बचपन से सीख गए, अभी सीखा हमने, टोटल कॉस्ट निकालना है, हम टीएफसी और टीबीसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उनके दोनों टेबल को हम यहाँ ऐड कर देते हैं, उनके दोनों टेबल को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए 0 यूनिट पे जो टीसी है हमारा वो क्या हो जाएगा, टीएफसी, टीएफसी तो सेम है, और टीबीसी इकाई बढ़ रही है तो टीबीसी बढ़ेगा। इन दोनों को ऐड कर दिएगा, टीसी का फॉर्मूला क्या था, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस, ये कर दीजिएगा, आ जाएगा। मैं डायग्राम सबका एक साथ बनाता हूं। देखिए फिक्स कॉस्ट ऐसे बना था, हाँ सर, सर वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बना था, बिल्कुल बना था ऐसे ही, और टोटल कॉस्ट यहां से बनेगा, टोटल कॉस्ट यहां से, क्योंकि टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक कोई किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं सर, सोनू कुमार जी बिल्कुल सही। चलिए, और आज हम लोग क्लास थोड़ा कम ही लेंगे और कल क्लास लेंगे ज्यादा, कल संडे है। कल शाम को बताइए कितने बजे क्लास लेंगे, आज मैं यहीं तक करवाऊंगा, कल शाम को कितने बजे क्लास लें ताकि 2 घंटे की आराम से, 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास ले सकते हैं, बताइए फटाफट। कल कितने बजे क्लास लें कि आप लोग कंफर्टेबल रहें, कोई भी, कल संडे है, कोई रात में नहीं भूलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कल शाम को, मतलब 7 बजे के बाद नहीं, 7 बजे से पहले बताइए मुझे। या दोपहर में ले लें, फटाफट नेहा जी जब आप फ्री हो जाए बताइए। यानी आप टाइम एक फिक्स रखिए जिसमें मतलब कल संडे है तो कल कभी भी क्लास ले सकते हैं, 11 बजे दिन में, धीरज कुमार 11 बजे दिन में। एक मिनट रुकिए, कल का थोड़ा सा शेड्यूल देख लेते हैं, कल है संडे और कल का शेड्यूल है 10 से 11, 11 से 12:30, 10 से 11, 11 से 12:30, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, 12:30 के बाद ही क्लास होगी, यानी 1 बजे से हो सकती है, 1 से 2, 2:30, या शाम को 6 से 8, 6 से 7:30, शाम को बताइए, शाम को 5 से 7, ये भी ठीक है, शाम को 5 से 7 ठीक है, 11 बजे के बाद, सविता जी ठीक है, शाम को 5 से 7 ठीक है, शाम को 5 से 7,